तो चलिए चंद्रशेखर जी, मैं आपसे आज का पहला सवाल पूछता हूँ। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि भगत सिंह की क्या आइडियोलॉजी में क्या बातें थीं? देखो गुरु जी, भगत सिंह जी एक पक्के कट्टर क्रांतिकारी थे जो देश की ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूरी स्वतंत्रता दिला रहे थे। और उनका अपना एक सपना था भारत के बारे में कि यहाँ समाज में बराबरी आए, न्याय हो और समाजवादी राज प्रबंध जो है वो देश में विस्तार किया जाए। वो चाहते थे कि किसी देश से ही आजादी न मिले, बल्कि हर तरह के शोषण से आजादी मिले, गरीबी से आजादी मिले और जो नाम बराबरी है समाज में वो खत्म हो। असल में भगत सिंह के विचार कार्ल मार्क्स और लेनिन जैसे लोगों से प्रभावित थे और उनकी जो आखिरी रात थी जब वो फांसी लगे समाजवादी के विशेष तैयार थे। इसीलिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के वो HSRA जिसको बोलते हैं उसके वो बहुत कर्मठ योद्धा थे। जो बड़े बड़े बाकी लोग थे चंद्रशेखर आजाद और दूसरे वो भी उसके एक योद्धा थे और वो केवल आजादी के लिए नहीं बल्कि समाजवादी समाज की सृजना करने के लिए भारत में लड़ाई लड़ना चाहते थे। और वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में सिर्फ आजादी ना आए कि घोड़े जाएं और दूसरे यहाँ के पूंजीपति यहाँ के जो भूमाफिया है वो बैठ जाएं, बल्कि वो चाहते थे कि मजदूरों और किसानों का राज कायम हो, जहाँ किसी का शोषण ना हो, शोषण विहीन जाति विहीन समाज को का निर्माण करना चाहते थे। इसलिए उनके विचार कट्टर धार्मिक धार्मिक उन्माद के विरोध में थे और वो धर्मनिरपेक्ष आजाद और समाजवादी समाज की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे थे और इसमें वो किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज किसी से कोई समझौता करने के लिए नहीं बहुत ही थे। बढ़िया उत्तर चंद्रशेखर जी। लेकिन मेरा अभी भी एक सवाल है। भगत सिंह की आइडियोलॉजी जो थी, वो काफ़ी बढ़िया थी और काफ़ी अच्छी थी। लेकिन क्या जो आज़ादी वो चाहते थे, वो सिर्फ़ ब्रिटिश को भगाने के बारे में थी? अंग्रेजों को तो भगाना ही चाहते थे, ये इसके लिए तो दृढ़ संकल्प थे। लेकिन इसके बाद वो चाहते थे कि ऐसा राज्य का प्रबंध हो, ऐसा सिस्टम देश में बनाया जाए देश में हर एक इंसान को सम्मान मिले, बराबरी मिले, या जिसको हम राजनीतिक भाषा में कह सकते हैं कि समाजवाद हो। और जो देश में उस जमाने में दंगे होते थे हिंदू या मुस्लिम के सांप्रदायिकता के दंगे होते थे उन्माद के वजह से, वो चाहते थे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो और वो उस पर सभी लोग अमल करें। धर्म जो है ये व्यक्तिगत मामला रहे हर इंसान का, वो मंदिर जाए, मस्जिद जाए, चर्च जाए, गुरुद्वारा जाए, ये सब धार्मिक विश्वास के अनुसार वो परमात्मा की जो अर्चना वंदना है वो करे। लेकिन इसके नाम पे वो राजनीति करे या सामाजिक व्यवहार करे, ये भगत सिंह और उसके साथियों को पसंद नहीं था। इसलिए वो धार्मिक धर्मनिरपेक्षता के पक्के समर्थक थे और जो धार्मिक समाज का करने वाले लोग थे उस जमाने में भी उनके जीते भारत में भी वो उसके कट्टर विरोधी थे। और हम आज समझ सकते हैं कि उनके विचारों का कितना ज्यादा महत्व था, जो विचार आज भी हमारे लिए एक तरह की प्रेरणा का माध्यम बने हुए। बहुत ही बढ़िया उत्तर चंद्रशेखर जी। लेकिन मेरे मन में काफ़ी दिन से एक सवाल है, जो कि मैं आज तक सुलझा नहीं पाया हूँ। सवाल यह है कि क्या महात्मा गांधी ने कभी भी भगत सिंह को गैलोस से बचाने की कोशिश की थी? जो ठग थे, जो ब्रिटिशर थे, जो उनको मारने की धमकी देते थे, उनको मारना चाहते थे, क्या उन्होंने कभी उनको उनसे बचाने की कोशिश की थी? हाँ गुरु जी, ये आपका जो प्रश्न है ये काफी जटिल है और थोड़ा सा टेढ़ा भी है। और अभी भी इतिहास के नजरिए से देखें तो इस प्रश्न पे आज भी हमारे देश में व्यापक पैमाने से चर्चा हो रही है। असल में ये था कि गांधी जी बुनियादी तौर पे हिंसा के विरुद्ध थे, जबकि भगत सिंह और उनकी HSRA जो संगठन था
वो हिंसा के द्वारा अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहते थे। ये उनका बुनियादी अंतर था। वैसे दोनों ही अपनी अपनी जगह वो हिंसा के विरोधी होते हुए आजादी के लिए कुर्बानी करने के लिए तैयार थे गांधी जी। और भगत सिंह अपने देश की आजादी के लिए अपने जीवन अर्पण करने को तैयार थे। तो दोनों की जो राष्ट्रभक्ति है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, लेकिन लड़ने का तरीका दोनों का अलग अलग था। गांधी जी जो थे वो बिल्कुल शांति प्रिय आंदोलन करना चाहते थे, और भगत सिंह समझते थे कि इस ढंग से आजादी बहुत दूर चली जाएगी और हमें कई पीढ़ियों तक कुर्बानियां करनी पड़ेंगी। इसलिए उनका ये मतभेद था। 1928 में जब भगत सिंह ने एक अंग्रेज अधिकारी को लाहौर में, जिसने लाला लाजपत राय को के ऊपर लाठी बरसाई थी, जिसमें बाद में लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई थी, तो उस दिन 17 दिसंबर को जब वो वहां लाहौर से निकले थे, तो उन्होंने उस ऑफिसर को अधिकारी को संगठन को मार दिया था, गोलियां चला के मारा था 3 लोगों ने। तो गांधी जी गोलियां चला के अपने दुश्मन को मारने के विरोधी थे। इसी ढंग से 1929 में जब 2 कानून सेंट्रल असेंबली में पेश किए गए थे, अधिनियम थे दोनों, एक पब्लिक सेफ्टी बिल था जो क्रांतिकारी थे उनको दबाने के लिए कानून था, और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। ये था मजदूर आंदोलन को दबाने के लिए, ताकि मजदूर स्ट्राइक ना करें और वो अपने इकट्ठे होकर के मालिक लोग जो थे, ज्यादा अंग्रेजी लोग थे, कुछ भारतीय भी थे, पूंजीपति, तो उनके विरोध में अपना वो वर्गीय संघर्ष, एक वर्ग इकट्ठा होकर दुश्मन के विरोध में लड़े, उनका उत्पादन बंद कर दे, ऐसा अंग्रेज नहीं चाहते थे। वो 2 कानून लेकर असेंबली में आए, और इन दोनों कानूनों को पास ना हो, बटुकेश्वर दत्त और शहीद आजम भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और वहां पर्चे बांटे। और ये दोनों घटनाएं ऐसी थी जो एक ढंग से थोड़ी हिंसा की तरफ जाती थी, जबकि गांधी जी हिंसा को नहीं मानते थे। इसलिए उनके विचारों में मतभेद था, लेकिन ये नहीं कि गांधी जी ने उनको बचाने का यत्न नहीं किया। जब गांधी और इरविन की बात भी हुई, जो वाइस राय थे देश के इरविन, तो इरविन और गांधी जी की बातचीत में भी गांधी जी ने ये बात उनसे की, लेकिन इरविन क्रांतिकारियों के विरोध में कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। और थोड़ा गांधी जी के मन में ये शंका भी था कि यदि भगत सिंह के लिए वो अंत तक लड़ेंगे, तो कहीं उस वक्त की कांग्रेस पार्टी के क्रांतिकारियों के साथ उनका एक एक मतलब मिलजुल जाना, ऐसी भावना देश में या अंग्रेजों के पास ना पहुंचे। वो थोड़ा उससे अलग भी रहना चाहते थे, लेकिन भगत सिंह की कुर्बानी की भावना से बहुत प्रभावित थे और उसकी प्रशंसा भी करते थे। तो ये नहीं कि गांधी जी ने कोशिश नहीं की, गांधी जी ने अलग अलग स्तर पे इस बात को उठाया कि फांसी न लगाई जाए, लेकिन अंग्रेज इसके लिए वजीद थे वो कि हम इसको फांसी लगाएंगे। यदि हमने उसको फांसी नहीं लगाया, क्योंकि वो नौजवानों के लिए विशेष तौर पे एक बहुत ही प्रेरणा का स्रोत बन चुके थे, और क्रांतिकारी कांग्रेस के अंदर भी जो यंग लोग थे वो उस विचारधारा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो अंग्रेजों को डर ये था कि यदि हमने इसको फलने फूलने दिया, इसको बढ़ने दिया, तो इसका विकास आगे होता गया, तो ये बलपूर्वक अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, और कहीं रूस की तरह की क्रांति जो है, हथियार क्रांति, वो देश में ना हो जाए, हिंदुस्तान में ना हो जाए, जो सबसे बड़ा उनका बस्ती थी अंग्रेज की। दुनिया में जितनी बस्तियां थी उनकी, जितने अधीन के देश थे, सबसे बड़ा देश था भारत। तो इसको वो चाहते थे कि ये हमारे हाथ से ना छीना जाए और बलपूर्वक ना छीना जाए। तो वो इस बात को करने के लिए वो भगत सिंह के साथियों को कड़ी से
कड़ी सजा देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सारे कानून के डंबर रच के भी उनको फांसी पे लगाया। तो गांधी जी बचाना चाहते हुए भी वो उनको बचा नहीं पाए, या उनमें बचाने की झिझक थी। तो इस बात पे आज अभी भी चर्चा क्या है, तो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने कोशिश की लेकिन वो कोशिश में सफल नहीं हुए। उनकी सोसाइटी में भी उनकी जो मतलब शमशीर थे उस मामले में, लेकिन उनका काम करने का तौर तरीका, लड़ाई लड़ने का, संघर्ष करने का तरीका वो भगत सिंह और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी थी, ये बिल्कुल अलग था। तो ये उनमें बुनियादी मतभेद भी था, लेकिन दोनों का मंत्र जो था, उद्देश्य जो था, अंतिम लक्ष्य जो था, देश की आजादी था। तो इसलिए उस मंत्र में, उस उद्देश्य में उनका कोई मतभेद नहीं था। उन लड़ाई के ढंग में मतभेद था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गांधी जी भगत सिंह को फांसी देना चाहते थे या फांसी देने के लिए उनकी कोई सहमति थी या उनकी चुपचाप कोई सहमति थी, ऐसा नहीं है। ये जो लोग हैं गांधी जी के विरोधी हैं हमारे देश में, जिन्होंने बाद में गांधी जी की हत्या की है, तो उन लोगों का असल में ये प्रचार है, लेकिन वो भगत सिंह के विचारों के और भगत सिंह के भी कोई समर्थन नहीं देते। तो चलिए चंद्रशेखर जी, अब मेरा आपसे तीसरा सवाल। ये सवाल थोड़ा इतिहास से रिलेटेड है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में कब बम गिराया था, और ये कौन सी एनैक्टमेंट के खिलाफ गिराया था? और जब उन्होंने 1928 में यह बम गिराया था, तो उन्होंने कौन से पुलिस ऑफिसर को मारा था? और यह भी कि दुर्गा भाभी का इस लड़ाई में क्या रोल था, उनका असली नाम क्या था, और वो कब मरी थी? मुर्गन जी, असल में बम 1928 में नहीं फेंका था। 1928 में 17 दिसंबर को उन्होंने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज करने वाले जेम्स स्कॉट को मारा था। असल में वो सैंडर्स को मारने के लिए लाहौर में गए थे, जिसने लाठीचार्ज करवाया था, बड़ा अधिकारी था, लेकिन उन्होंने जेम्स स्कॉट समझकर सैंडर्स को मार दिया था। इसलिए 17 दिसंबर 1928 की घटना है। 1929 में 8 अप्रैल को बटुकेश्वर और भगत सिंह जी ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। असल में ये बम भी कोई किसी को मारने या हानि पहुंचाने के लिए नहीं फेंके गए थे, बल्कि 2 ऐसे कानून केंद्रीय असेंबली में पेश किए गए थे पास करने के लिए, जिनके विरोध में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी थी, भगत सिंह जिसके नेता थे, उन्होंने उस अधिनियम के खिलाफ बम फेंके थे। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल, जो क्रांतिकारियों को दबाना चाहता था जोर जबरदस्ती, और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो मजदूरों से उनके संघर्ष करने के हक को छीनना चाहता था, तो दबाना चाहता था। इन दोनों को विरोध में उन्होंने बम फेंके थे। असल में इन बम का फेंकना कोई किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि उन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है। असल में ये जो क्रांतिकारी थे दुनिया के और भी, उनका भी यही कहना था, जिसपे भगत सिंह भी तो दुनिया के इतिहास को और दुनिया की घटनाओं को बहुत बारीकी से पढ़ते थे और देखते थे। तो उन्होंने बहरों को सुनाने के लिए उनकी आवाज में बोलना पड़ता है, इसीलिए उन्होंने बम की जो आवाज थी उसको उनकी आवाज बता करके, ताकि दुनिया भर में आवाज जाए, और वो गई भी, तो इसलिए उन्होंने बम फेंका था। तो बम फेंकने के बाद वो वहां से भाग सकते थे, जब भगदड़ मची थी, धुआं था बहुत ज्यादा, लेकिन वो भागे नहीं। वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे और साम्राज्यवादी मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, और सेफ्टी कोड बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को रद्द करो, ये नारे मारते हुए वहां खड़े रहे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। तो इस गिरफ्तारी के बाद उनके विरोध में पहले दिल्ली में बम फेंकने का मुकदमा चला, जिसमें उनको सजा सुनाई गई। उसके बाद उनको जल्दी ही लाहौर में ला करके, लाहौर जेल के अंदर ही कोर्ट बना करके अंग्रेजों ने एक तरह के न्याय का ड्रामा किया, ताकि वो उनको फांसी पे चढ़ा सके। और जो 17 दिसंबर 1928 को उन्होंने सैंडर्स को मारा था, उस मुकदमे में चला करके उनको सजा दी गई, और सजा ये 24 मार्च 1931 को उनको फांसी लगाना था,
लेकिन दबाव जनता का इतना था और अंग्रेज सरकार इतनी घबराई हुई थी कि उन्होंने 23 मार्च की शाम को ही उनको जेल में शहीद करके फांसी लगा करके 3 लोगों को, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों को फांसी दे करके उन्होंने मार दिया। और उसके बाद उनकी लाशों को जेल का पिछले तरफ से दीवार तोड़ करके वहां से निकाले और जो फिरोजपुर के नजदीक सतलुज के किनारे पे लाके उनकी लाशों को अग्नि के हवाले कर दिया और अजीब लाशों को और नदी में, दरिया में बहा दिया। तो ये उन्होंने इस तरह से उनको सजा दी गई। और 19 तारीख को, 17 तारीख को ये घटना होती है और 19 जो घटना लाहौर शहर की है। 17 दिसंबर को वो सैंडर्स को मारते हैं और 19 तारीख को जब बहुत पुलिस ने सारे शहर को घेरा हुआ था, तो 19 दिसंबर को दुर्गा बाबी भगत सिंह की पत्नी बनकर और दूसरे साथी को साथ में लेकर के उसको नौकर अपना बना करके वो वहां से अपने बच्चे के साथ, जो छोटा बच्चा था गोद में लिया हुआ था, और राजगुरु को नौकर बना करके वो भगत सिंह को शहर से निकाल करके कलकत्ते के लिए वहां से ट्रेन में बैठ करके चले गए। और दुर्गा भाभी, क्योंकि वो दुर्गा देवी भाभी जो थी वो वोरा जी की पत्नी थी। वोरा जी पहले शहीद हो चुके थे और वो उसके एक तरह के आत्मा थे इस संगठन की, ये जो नौजवानों का पूरे देश का संगठन था इसकी। तो उनकी पत्नी थी और अपने बच्चे को साथ में लेकर के वो जीवन भर सक्रिय रही इस राजनीति में और देश की आजादी के बाद भी वो अपना जीवन जीती रही। और उनकी मौत जो है वो 15 अक्टूबर 1999 को गाजियाबाद में 92 साल की उम्र में हुई। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना लंबा जीवन जीते हुए भी आजादी के बाद 47 में देश आजाद हो गया और वो 1999 तक जिंदा रही, लेकिन उसको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था अपने जीवन में या जीवन पर्यंत, जीवन के बाद भी वो मान सम्मान भाजपा ने तो क्या देना, कांग्रेस पार्टी ने या जो दूसरे दल भी केंद्र में रहे उन्होंने भी दुर्गा भाभी को वो सम्मान नहीं दिया जो उनको ऐतिहासिक तौर पर मिलना चाहिए था। और जहां तक दूसरी बात है कि ये जो बम था, ये बम वो आजमाना चाहते थे, ये जिसमें मैंने पहले कहा, असल में यही था उनका मकसद। और ये उनकी बहुत बड़ी कमिटमेंट थी कि वो देश की आजादी के लिए, मजदूर और किसान के हित के लिए, बराबरता का समाज बनाने के लिए और धर्मनिरपेक्षता समाज में रहे, इसके लिए वो अपना सर्व कुछ निस्वार्थ भाव से अर्पण करने को तैयार थे और उन्होंने वो किया। आज के नेताओं से उनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि आज के नेता अपने निज के अपने पार्टी या संगठन के लिए पूरे देश को निछावर करने को तैयार हैं, जबकि उन्होंने अपने आप को देश के लिए निछावर किया। एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत और उल्ट है। उनका नाम कोई लेता है तो लेता रहे, लेकिन वास्तव में उनके जीवन से प्रेरणा लेके देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति और लोगों की सांप्रदायिक भावना, सद्भावना को बनाए रखने के लिए कोई भी इस हद तक आने को तैयार नहीं है जहाँ तक वो जाने को तैयार। बहुत ही बढ़िया उत्तर चंद्रशेखर जी। अब मेरा एक बहुत ही बड़ा सवाल है, ये 2025 से रिलेटेड है। अब इस सवाल में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल की जो पार्टियां हैं जैसे बीजेपी और आरएसएस, इनकी जो आइडियोलॉजी है और भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी है, उसमें क्या फर्क है? हाँ जी गुरुदम जी, असल में बीजेपी जो आरएसएस की ही एक ब्रांच है, राजनीतिक ब्रांच है, तो इनके साथ भगत सिंह का बुनियादी तौर पे कोई भी समानता नहीं है। बीजेपी जो है आरएसएस से पैदा हुई है। पहले इसका नाम भारतीय जनसंघ था, भारतीय जनसंघ पार्टी था, और बाद में आके 80 के बाद ये भारतीय जनता पार्टी बन गई। इनके बहुत सारे समाजिक संगठन हैं आरएसएस के, तो बीजेपी उसका राजनीतिक संगठन है। असल में आरएसएस तो 1925 में बन गया था, जब भगत सिंह ने साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में मार्च किया, तो आरएसएस का साइमन कमीशन के प्रति
चुप रह के उसका समर्थन किया गया था। इसी तरह से जो भगत सिंह जिस रास्ते में चलते थे, आरएसएस उस रास्ते में कभी नहीं चला और ना ही देश की आजादी के लिए उसने कोई काम किया। रादर उल्ट किया कि वो अंग्रेजों के साथ थे और संसार की पहली तो नहीं कह सकते, दूसरी जंग में वो अंग्रेजों के लिए भर्ती भी करवाते थे। और उनका जो सिद्धांतकार था, जिसको वीर सावरकर कहते हैं, वो सावरकर देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के नाम पे करना चाहता था। सबसे पहले 1923 में ही उसने धार्मिक तौर पर दो देश होंगे, ये उसने सिद्धांत दिया था, जिसको आरएसएस आज भी अपनाती है। और इसीलिए उनका दुश्मन जो है वो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, जबकि भगत सिंह धर्म के आधार पर राजनीति नहीं, बल्कि धर्म को वो व्यक्तिगत मानते थे कि व्यक्तिगत अधिकार है, कोई किसी धर्म को मानो, किसी पद्धति को मानो या धर्म को ना भी माने। वो जैसे भगत सिंह आप अपने आप में वो किसी धर्म को नहीं मानते थे और वो दूसरों को भी भगवान में उनका विश्वास नहीं था और दूसरों को भी वो बाध्य नहीं करते थे वो किसी धर्म को माने। तो वो नास्तिक थे और उन्होंने अपने सिद्धांत में, अपने आर्टिकल में, अपने लेख में लिखा है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। विशेष का अलग संदर्भ है, लेकिन भाजपा के साथ उनका कोई भी मेल नहीं, कोई भी समानता नहीं। इसलिए भाजपा एक राष्ट्रवाद की बात तो करती है, लेकिन उनका राष्ट्र भारत का राष्ट्र नहीं है, उनका राष्ट्र हिंदुओं का राष्ट्र है, जिसको हिंदुत्व कहते हैं। जो वीर सावरकर ने, जिसको वीर वो कहते हैं, सावरकर ने जिसको आप सिद्धांत सबसे पहले रचा, बाद में आरएसएस के नेताओं ने, उनके संघ संचालक जो हैं, उसकी व्याख्या की है। दूसरी तरफ भगत सिंह धर्मनिरपेक्ष थे और वो समाजवादी थे, जबकि आरएसएस और भाजपा समाजवाद के विरोध में है और धर्मनिरपेक्षता के विरोध में है। वो धर्म के आधार पर भगत सिंह बंटवारे के खिलाफ थे, जबकि भाजपा और आरएसएस धर्म के नाम पे ही बंटवारे के पक्ष में थे। और इसीलिए इन्होंने 47 से पहले 1944 में जो मुस्लिम लीग थी उसके साथ हिंदू महासभा ने, जो जिसके नेता रहे बहुत लंबे अरसे तक सावरकर भी, उसके साथ मिलकर के सरकारें भी चलाई थी। और जो आरएसएस के लोग थे, हिंदू महासभा के लोग थे, वो उस सरकारों में शामिल भी रहे थे। और इसीलिए 1947 में जो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा अंग्रेजों ने किया, उसके विरोध में भगत सिंह की विचारधारा उसके विरोध में थी। बेशक भगत सिंह जिंदा नहीं थे, लेकिन भगत सिंह के जो सहयोगी रहे थे उस आंदोलन में, वो इस बंटवारे के विरोध में थे। इसलिए दोनों का कोई आपस में सामंजस्य नहीं बैठता, उनकी कोई एकता की बात नहीं की जा सकती। भगत सिंह सांप्रदायिकता के बहुत कट्टर विरोधी थे, जबकि आरएसएस उसके पक्ष में है। भगत सिंह मजदूरों और किसानों का हक दिलवाना चाहते थे और मजदूर और किसानों का या मेहनतकश लोगों का राज कायम करना चाहते थे, जिसको समाजवाद कहते हैं, जिसमें समाज में सब बराबर हो और ना बराबरता ना रहे। इसलिए उनका भाजपा का जो राष्ट्रवाद है बहुत ही संकीर्ण और हिंदू धर्म के आधारित है, जबकि भगत सिंह का राष्ट्रवाद वो मेहनतकश लोगों और देश के लोगों के एकता पे आधारित था। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के बहुत ही बढ़िया उत्तर था चंद्रशेखर जी। लेकिन भाजपा और आरएसएस के बारे में तो पता लग गया, लेकिन मेरा सवाल आपके बारे में भी है। आम आदमी पार्टी के जो विचार हैं, वो आज के देश में काफी अच्छे चलते हैं, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि क्या आम आदमी पार्टी के विचार जो हैं और भगत सिंह के विचार जो हैं, उनमें कोई अंतर है या फिर उनमें कोई सिमिलैरिटी है? गुरुवंशी जी, ये ठीक है बात कि आम आदमी पार्टी जिसके नेता केजरीवाल जी हैं, वो अपनी पार्टी की ओर से अपने आप को भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाली पार्टी घोषित करते हैं, अम्बेडकर के नाम पे भी चलने वाली पार्टी घोषित करते हैं। असल सच्चाई ये है कि उनका आप पार्टी का ना अम्बेडकर से कोई लेना देना है, ना उनका भगत सिंह और उनके संगठन या उसकी विचारधारा से कोई लेना देना है। बेशक वो जो पगड़ी है भगत सिंह के नाम पे, वैसे भगत सिंह ने कभी ऐसी पगड़ी नहीं बांधी, क्योंकि भगत सिंह को कुछ पिक्चरों में ये ऐसी पगड़ी बांध दिखाया गया है। तो
उन पिक्चरों के आधार पे वो भगत सिंह के फोटो के ऊपर जो पगड़ी बांधी गई है, असल में भगत सिंह की ऐसी पगड़ी वाली कोई भी फोटो हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं है। उनकी फोटो है, एक बचपन की है, स्कूल की फोटो है, सफेद पगड़ी की है। दूसरी उनकी फोटो है जब वो लाहौर से हैट पहन के निकले थे। तीसरी उनकी फोटो है जेल में, जब वो जेल में बैठे थे, पगड़ी नहीं थी लेकिन फोटो है, और एक सीआईडी का अधिकारी उनसे बात कर रहा है और रोशनदान से उनकी फोटो ली गई है। और तीसरी फोटो जो असल में है, जिसको लाहौर की बोला जाता है, वो जब असेंबली में बम चलाने के लिए गए थे, उससे पहले हैट के साथ उन्होंने एक फोटोग्राफर से वो फोटो खिंचवाई थी दिल्ली में। तो वो दिल्ली वाली फोटो है। ये 3 फोटो भगत सिंह की अवेलेबल है। कहीं भी उन्होंने ये जो पगड़ी है वो कहीं नहीं पहनी इस रंग की, जिस रंग की पगड़ी दिखाई जाती है। असल में वो पिक्चरों की नकल की गई है और गाने उस आधार पर बनाए गए हैं, क्योंकि वो पॉपुलर हो गया है, इसलिए उसको आप पार्टी वाले उसका प्रयोग करना चाहते हैं या दुरुपयोग करना चाहते हैं, आप जो उसको कह सकते हैं। इसलिए उसके सिंबल को यूज करना, उसके नाम को यूज करना, ये बात अलग है, लेकिन उसके विचारों, उसके रास्ते पे चलना, ये आप पार्टी का कोई निशाना नहीं है। क्योंकि आप पार्टी जैसे उसके नेता ये मानते हैं कि यदि नोटों के ऊपर फोटो जो है वो माँ लक्ष्मी की लगी होगी, जिसको हिंदू धर्म में माना जाता है कि ये रुपया पैसा देने वाली देवी है, तो कहता उसकी फोटो यदि लगेगी तो देश अमीर हो जाएगा। ऐसे ही वो हनुमान की पूजा करना चाहते हैं और उसका इलेक्शनों में प्रचार करते हैं, जैसे मोदी करता है धर्म का प्रचार, तो आप पार्टी भी ऐसा ही प्रचार करती है। जबकि भगत सिंह तो बिल्कुल ही एथीस्ट थे, मतलब वो धर्म को नहीं मानते थे, तो उनमें कोई विचारों की समानता नहीं है। हाँ, एक हद तक कह सकते हैं कि ये शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और करप्शन ना हो सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, इस पे आप पार्टी जोर देती है। वो कितना है, सच्चाई में कितना है, ये अलग बात है, वो विचारने का अलग विषय है, उसकी अलग बात हो सकती है। लेकिन भगत सिंह केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और करप्शन तक नहीं थे, वो आमूल चूल परिवर्तन चाहते थे सिस्टम का। जबकि आम आदमी पार्टी इस सिस्टम में रहते हुए ही कुछ सुधार करना चाहती है, और भगत सिंह इसको सरमाएदारों के, लुटेरे वर्ग के विरोध में नया समाज बनाना चाहते थे। जबकि आप पार्टी सरमाएदारों के पक्ष की पार्टी है और इसमें वो आमूल अचूल परिवर्तन नहीं करना चाहती। इसमें सिस्टम यही रहे, इसमें कुछ सुधार हो जाए, जो वो अपने आप को बाकी पार्टियों से थोड़ा अलग दिखाने के लिए करती है। तो असल में उनका और उनका कोई आपस में मेल नहीं है। तीसरी बात मैं कह सकता हूं कि भगत सिंह ने जितनी बड़ी कुर्बानी देश के लिए की, आप पार्टी के कोई नेता भी ये कुर्बानी करना तो दूर रहा, आप पार्टी में जो बहुत बड़े विद्वान और अच्छे लोग शामिल हुए थे, जो केजरीवाल जी हैं, इन्होंने उन लोगों को भी पार्ट से निकाल दिया। यहाँ व्यक्तिगत पूजा चलती है, जबकि भगत सिंह व्यक्तिगत पूजा के विरोध में थे। और जब जेल में वो गए, मुकदमा चला जेल में, तो जेल को उन्होंने यूज किया अपने प्रचार के प्रोपेगेंडे के लिए, लेकिन वो प्रोपेगेंडा था इनकलाब का, बराबरी के समाज का। धन्यवाद, आप सबने हमारी वीडियो देखी। मैं चंद्रशेखर जी को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भगत सिंह की आइडियोलॉजी और भगत सिंह के बारे में हमें जानकारी दी। भगत सिंह का 95वां सालगिरह नजदीक आ रही है। ये 23 मार्च 2025 को है। इस दिन हम चाहते हैं कि आप सभी भगत सिंह को याद करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बनिए रखिए। लोक सरोकार आपके साथ और वीडियोस लेके आएगा। आपको हम अगली बार मिलते हैं।